वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आज आपके लिए कैश मेमोरी में से ही एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं कैशिंग। कैशिंग में हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ते भी हैं। और अगर अभी पहले हम थ्योरी पार्ट को स्टडी करेंगे। अगर फिर बीच में आपको लगता है कि हमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी स्टडी करने हैं, कुछ और टॉपिक्स भी स्टडी करने हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में जब भी चाहें तो आपके लिए नए न्यूमेरिकल्स लेकर आए, और जिसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग वे में आप लोग समझ सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं कैशिंग की। ये जो डायग्राम है वो कैश मेमोरी का ही है, जिसमें मैंने आप लोगों से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको वो चीज़ें समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कैशिंग का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप उसको जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से पहले कैश मेमोरी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो कैश मेमोरी है उसमें आपकी कैश मेमोरी के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, कैश मेमोरी के लेवल्स होते हैं, जिसमें हमने कहा था L1 लेवल होता है, L2 लेवल होता है और L3 लेवल होता है, यानी कि 3 लेवल की कैश मेमोरी हमारे पास होती है। L1 जो मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, L1 मिलेगा सीपीयू के इनसाइड। ठीक है, तो सीपीयू के इनसाइड यानी कि जब हम सीपीयू यूज़ करते हैं तो L1 जो कैशे है वो फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए वो इजीली अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट के थ्रू जो भी आपको डेटा चाहिए वो इजीली जल्दी से जल्दी L1 कैशे में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास L2 कैशे। अगर उसको L1 में डेटा नहीं मिला सीपीयू को, तो फिर वो नेक्स्ट कोशिश करता है कि मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा, L2 कैशे जो है वो मुझे प्रोवाइड करवाएगी। फिर बात आती है L3 कैशे की, है ना। दिस इज योर L3 कैशे मेमोरी। L3 कैशे मेमोरी तब उसकी बारी तब आएगी जब आपके L1 और L2 में आपको डेटा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले L1 कैशे में गए। L1 कैशे में चेक किया कि जो मुझे डेटा चाहिए, सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए वो अगर वहां मिल रहा है इट्स ओके, अगर नहीं मिल रहा है तो L2 में जाएगा, नेक्स्ट L3 में ही पास ऑन करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात आती है कैशिंग की। व्हेन वी यूज एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी साइट, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी हम किसी भी वेबसाइट से लेते हैं, कहीं से एक्सेस कर रहे हैं, वो अगर हमें इजीली अवेलेबल हो गई, यानी कि उसका जो कुछ कंटेंट है, यानी कि उसका कुछ यूआरएल है, कुछ उसका लोगो है, जो आपने जैसे ही क्लिक किया ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर वो अवेलेबल हो रही है तो इट मीन्स कि वो उसका कंटेंट जो है वो लोड कर देगा कहाँ, एंड क्रिएट्स अ स्टैटिक वर्जन ऑफ इट। ठीक है, उसका जो स्टैटिक वर्जन है यानी कि ऐसा वर्जन, ऐसा डेटा जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं आप कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। इन केस कि अगर आपने बहुत टाइम पहले, मान लीजिए महीने पहले आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस किया था और उसका डेटा जो है वो आपके पास एक कुकीज बन रखी है जहां पर आपके पास डेटा अवेलेबल है, लेकिन इन फ्यूचर क्या हुआ कि उन्होंने अपना डेटा अपडेट कर दिया, हो सकता है यूआरएल में कुछ अपडेट किया या कुछ और पार्ट अपडेट किया, तो वो स्टैटिक वर्जन क्या होगा, एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेनली क्या है, व्हेन वी यूज एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी साइट देन सेट अप अ कैश टू वर्क विथ दैट साइट। ठीक है, तो कैशे क्या करेगी, उस साइट्स के साथ वर्क करेगी। इट मेमोराइज योर कंटेंट, वो कंटेंट, वो यूआरएल, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं या हम कोई वेबसाइट्स जो हम डेली यूज पे, मान लीजिए मुझे कहीं एडमिशन लेनी है या मुझे कहीं के लिए फॉर्म फिल करना है, तो वो हम जिस भी सिस्टम से एक्सेस करते हैं वो हमारे कंटेंट को क्या करती है, उस एड्रेस को मेमोराइज करके रखती है, याद करके रखा है उसने, तो वो उसका स्टैटिक वर्जन होगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए, आपने उसको बहुत टाइम तक यूज नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास कहाँ रहेगा, कैशे में स्टोर रहेगा। सो दैट्स वाई क्या होगा, द नेक्स्ट टाइम ऑफ द साइट लोड इट कैन क्विकली रिट्रीव दैट
कंटेंट फ्रॉम द मेमोरी एंड इफेक्टिवली लोड योर साइट फास्टर। इससे क्या हो जाएगा कि अगर उसने वो डेटा लोड करके रखा है अपने पास, वो लिंक अपने पास सेव करके रखा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो साइट जल्दी से लोड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने सारी उसकी मैपिंग करके रखी हुई है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैंने घर में कोई सामान कहीं रखा है और घर में किसी भी मेंबर ने मुझसे पूछा कि हाँ वो चीज कहाँ है, तो वो मेरे माइंड में उस ऑब्जेक्ट की क्या है, मैपिंग हो रखी है। किसी ने पूछा, मैंने फास्ट दिया, उसका आंसर दे दिया। तो इसी तरह आपकी जो कैश मेमोरी है वो भी क्या करती है, वो मैपिंग करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कैश मेमोरी मैपिंग। इट टेल्स विच वर्ड ऑफ द मेन मेमोरी विल बी प्लेस्ड एट विच लोकेशन ऑफ द कैश मेमोरी। ये बताता है मैपिंग में क्या हुआ कि किस लोकेशन पे आपका वो जो डेटा है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैपिंग बिटवीन कैशे एंड द मेन मेमोरी एड्रेस रेफरिंग टू द सेम यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि वो चीज कहाँ है, मैंने उसको पर्टिकुलर लोकेशन दे दी, यानी कि मेमोरी का एड्रेस दे दिया, यानी कि उस एड्रेस पे जाके उस पर्सन को वही सेम ऑब्जेक्ट मिल गया। तो वो क्या हो गई, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी की मैपिंग हो गई। ओके, यानी कि फिजिकली वो चीज वहां पर अवेलेबल थी और डेट विल बी इजीली अवेलेबल। तो कैश से क्या हो गया, मैपिंग हो गई। बात समझ आ गई आपको? इजीली, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर हम बड़े बड़े वर्ड्स में ना फंसे और डेली के छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके काम करें तो बहुत जल्दी काम हमारे इजी हो जाते हैं। द मेमोरी सिस्टम हैज टू क्विकली डिटरमाइन इफ अ गिवन एड्रेस इज इन द कैशे। ठीक है, मेमोरी सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज कहीं रखी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि वो चीज घर में थी या नहीं थी, है ना? तो होगा क्या कि मुझसे कोई उसके बारे में पूछेगा तो मैं बोलूंगी नहीं, मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ, इट मीन्स क्विकली डिटरमाइन, एड्रेस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बात करें, द मेमोरी सिस्टम हैज टू क्विकली डिटरमाइन इफ द गिवन एड्रेस इज इन कैशे। अगर मेरी कैशे यानी कि मेरे दिमाग में, मेरी मेमोरी में, मेरे ब्रेन सेल्स में वो चीज है तो मैं बता सकती हूँ, अगर नहीं है तो वो मैं उसकी मैपिंग नहीं कर सकती। तो सिंपल सा एग्जांपल यही है कि कैशिंग में भी क्या होता है, जब मेमोरी में, कैशे में अगर डेटा है तो सिस्टम को यानी कि मेन मेमोरी को जल्दी से मिल जाएगा, सीपीयू को जल्दी से मिल जाएगा। अगर कैशे में डेटा नहीं है, ठीक है, मेन मेमोरी में नहीं, कैशे से डेटा सीपीयू को चाहिए, तो कैशे से अगर कैशे में अवेलेबल है तो सीपीयू को दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा। ठीक है, सो देयर आर 3 पॉपुलर मेथड्स ऑफ मैपिंग एड्रेस टू द कैश लोकेशन। ठीक है, इनको भी हम इन फ्यूचर हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है कोल्ड, वार्म एंड हॉट कैशेस। टाइप की कैशे होती है, हॉट होती है, कोल्ड होती है और वार्म होती है। हॉट कैशे कैसी होती है? हॉट कैशे होती है इज एन इंस्टेंस वेयर डेटा वाज रीड फ्रॉम द मेमोरी। अगर हमने डेटा रीड किया था मेमोरी से, ठीक है, at the fastest possible rate. This happens when the data is retrieved from L1. जल्दी से हमें बहुत फास्टेस्ट वे में मिल गया, तो वो कहाँ है, वो डेटा L1 में है। अगर L1 से हम डेटा को रीड कर रहे हैं, L1 कैशे से हम डेटा को रीड कर रहे हैं, वो है हॉट कैशे। नेक्स्ट आ जाता है कोल्ड कैशे। कोल्ड कैशे क्या है, इज द स्लोएस्ट पॉसिबल रेट फॉर द डेटा टू बी रीड थ्रू इट्स स्टिल सक्सेसफुल, सो इट इज स्टिल अ कैशे हिट। ठीक है, चलिए अभी बात करूंगी कैशे हिट के बारे में भी। सो द डेटा इज फाउंड the data is just found lower in the memory hierarchy such as L3। यानी कि कोल्ड हो गया L3 में। L3 जो हमारी hierarchy में, कैशे की hierarchy में सबसे बैक में थी, सबसे पीछे थी, वो क्या है, मतलब सक्सेसफुली बड़े मिल तो रहा है डेटा लेकिन स्लोएस्ट रेट है। ठीक है, जबकि कैशे तो सभी फास्ट होती है, लेकिन L1, L2 और L3 में L3 जो है उसकी स्पीड जो है वो स्लोएस्ट है। नेक्स्ट आ जाती है वार्म कैशे। वार्म कैशे क्या बोलती है, is called is used to describe data that's found in L2 and L3। ठीक है, जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि डेटा जो है वो हमारा L2 में है या L3 में है, इट्स नॉट एज फास्ट एज द हॉट कैशे बट इट्स स्टिल फास्टर देन द कोल्ड कैशे।
ठीक है, कोल्ड कैशे से फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि L2 में ढूंढ रहे हैं हम पहले। ठीक है, जनरली कॉलिंग अ कैशे वॉर्म इज यूज टू एक्सप्रेस दैट्स इट्स स्लोअर एंड क्लोजर टू द कोल्ड कैशे देन द हॉट वन। ठीक है, क्लियर है। तो आपको सिंपल सा ये बात पता लग गई होगी कि हॉट किसको कहते हैं, कोल्ड किसको कहते हैं और वार्म किसको कहते हैं। हॉट क्या है? जब हमने L1 में डेटा ढूंढा और हमें वहां से हम फास्टेस्टली रिट्रीव कर पा रहे हैं डेटा को, सो वो है आपका हॉट कैशे। कोल्ड कैशे क्या हुआ? जब वो बहुत स्लोएस्ट यानी कि L1 L2 और L3 में, यानी कि L3 में जब हम डेटा को ढूंढ रहे हैं लेकिन डेटा हमें मिल रहा है लेकिन बहुत स्लो स्पीड से, पॉसिबल रेट जो है उस डेटा को एक्सेस करने का वो क्या है? स्लो। दैट इज योर कोल्ड कैशे। और वार्म कैशे में जो है वो हम L2 में ढूंढते हैं। L2 में मिला तो ठीक है, नहीं तो L3 में। तो ये हॉट कैशे से क्या हो गई? हॉट कैशे से स्पीड हो गई इसकी ज्यादा, सॉरी कम। हॉट से कम हुई और L3 से ज्यादा हुई। सो दैट इज कॉल्ड द वार्म कैशे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैशे हिट और कैशे मिस। कैशे हिट का मतलब क्या है? इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं डियर स्टूडेंट, जहां पर हमें ये देखना होता है कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमें चाहिए कैशे। सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को समझेंगे। A cache hit क्या है? Describes the situation where your site's content is successfully served from the cache. Successfully अगर हमें डेटा मिल गया तो वो क्या हो गया? हिट हो गया। ठीक है। द टैग आर सर्च्ड इन द मेमोरी rapidly and when the data is found and read it is considered as a cache hit। ठीक है, तो टैग लगा दिया हमने एक तरह से। टैग्स को भी आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। अभी आपको सिंपल समझने की ये ज़रूरत है कि जैसे सपोज हमने इंडेक्स में या मैंने इंडेक्स में कोई टॉपिक ढूंढने की कोशिश करी और मुझे उस इंडेक्स पे जाकर वो टॉपिक मिल गया, तो इट मीन्स दैट इज योर कैशे हिट। ठीक है। कैशे मिस में क्या हुआ कि जब हम किसी इंस्टेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है, चाहे वो L1 है, L2 है, L3 है, बट डेटा इज नॉट फाउंड देयर, then when this happens the content is transferred and written into the cache। ठीक है, तो क्या होगा कि when अगर कैशे मिस हो जाएगा तो कंटेंट जो है, कंटेंट इज नॉट ट्रांसफर्ड। ठीक है, कैशे मिस हो गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा? कंटेंट इज नॉट ट्रांसफर, ट्रांसफर भी नहीं होगा और रिटर्न भी नहीं होगा इनटू द कैशे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैशे मिस। ओके। नेक्स्ट आ जाता है अगर मिस हो गया, मिस हो गया तो हमारे पास क्या होगा? मिस पेनल्टी होगी। यानी कि उसमें डियर स्टूडेंट्स मेनली ये होता है कि जब भी किसी चीज को हम सिस्टम के अंदर ढूंढ रहे हैं तो सीपीयू क्या करता है? हर चीज को सिंक्रोनाइज कर देता है। अगर सिंक्रोनाइज करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीपीयू की साइकिल्स जो हैं वो वेस्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो सीपीयू को कंटेंट चाहिए वो कंटेंट उसे मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है तो पहले वो L1 के पास जा रहा है, नहीं मिला, फिर L2 के पास गया, फिर नहीं मिला, फिर L3 के पास गया, फिर जा गया रैम के पास। तो हुआ क्या कि इसमें सीपीयू की बहुत सारी साइकिल्स जो हैं वो वेस्ट हो गई। ठीक है, अगर वेस्ट होती हैं तो मिस पेनल्टीज लगती हैं, पेनल्टी लग गई ना। सीपीयू क्या करेगा? पेनल्टी, यहाँ पर पेनल्टी यूज करेंगे और होगा क्या कि इसके कुछ मेथड्स होंगे जिसके थ्रू हम पेनल्टीज को रिड्यूस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं पेनल्टीज क्या है। When the cache is searched from the relevant content, it passes through L1, then L2, and then L3 and so forth। ठीक है। फॉर ईच लेवल दैट सर्च द मोर टाइम इट टेक्स विच मीन्स द स्लोअर द वेब पेज लोड्स। ठीक है, जैसे आप लोग गूगल पे जाते हो, कोई अगर पूरा पेज नहीं करा, पूरा URL आपने टाइप नहीं करा, आपने सिंपल यूनिवर्सिटी लिख दिया तो बहुत सारे पेजेस खुल जाएंगे। एग्जैक्टली आपको जो पेज चाहिए था, मान लीजिए HPU का पेज चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है, या पंजाब यूनिवर्सिटी का पेज चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, तो होगा क्या? इससे क्या हो जाएगा? सिस्टम स्लो हो जाएगा। जो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर उसका एड्रेस हमारे पास है ऑटोमेटिकली, कहीं कैशे ने सेव कर रखा है, तो वो क्या होगा? फास्टेस्टली एक्सेसिबल हो जाएगा। दिस डिले इज नोन एज द मिस पेनल्टी।
इससे क्या होगा, डिले को जो हम बोलते हैं वो कंसीडर की जाती है मिस पेनल्टी। व्हेन योर साइट एक्सपीरियंस मिस पेनल्टी इट काइंड्स टू डिफीट द पर्पस ऑफ हैविंग अ कैशे सिंस देयर प्राइमरी पर्पस इज टू स्पीड अप योर पेज लोड टाइम। कैशे का मेन पर्पस तो क्या है, ताकि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा टाइम है, जो यूजर का एक्सपीरियंस है, जो यूजर का टाइम है वो कम से कम लगे। हम कोई भी नई से नई डिवाइस खरीदते हैं वो इसलिए खरीदते हैं ताकि हमारा जो सर्चिंग टाइम है वो कम हो, लोडिंग टाइम कम हो। वो तो तभी होगा ना जब हमारे पास पहले से वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। वो उसके लिए हमने उसको अपडेट करने के लिए हमने कैशे को इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर रखा है। सो दीज डिलेज आर डिफरेंटली बेस्ट टू बी अवॉइडेड। किस तरह से डिले कर सकते हैं हम, जिसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, while you won't be able to escape miss penalties altogether but you can reduce them। सारी मिस पेनल्टीज जितनी भी लग रही हैं तो हम उसको एक साथ तो क्या कर सकते हैं, बच नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिड्यूस तो कर सकते हैं ना। जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम अगर प्रिवेंशन तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम पूरी पेनल्टीज को जो है वहां से बच तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है कि हम उन पेनल्टीज को रिड्यूस कर सके, ताकि हमारा सीपीयू जो है वो फास्टेस्ट काम कर सके, सीपीयू के साइकिल्स बर्बाद ना हो, ठीक है। सो कटिंग डाउन ऑन द डिले इन गेटिंग योर पेज टू लोड इज सर्टेनली रिकमेंडेड फॉर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। जब हम कटिंग डाउन कर देंगे इन डिलेज को, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, यही होगी कि हम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो सीपीयू की हो सकती है। सो टाइप्स ऑफ कैशे मिस। टाइप्स ऑफ कैशे मिस क्या होती है, कोल्ड एंड कंपल्सरी मिस। फर्स्ट क्या है, कोल्ड एंड कंपल्सरी मिस, ठीक है, इसको हम इसी ऑर्डर में याद रखेंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटी मिस और थर्ड है कन्फ्लिक्ट मिस, ठीक है। कोल्ड एंड कंपल्सरी मिस। कोल्ड एंड कंपल्सरी मिस क्या होता है, फर्स्ट टाइम असेसेस ऑफ द ब्लॉक विल ऑलवेज कॉज मिस। अगर फर्स्ट टाइम किसी भी ब्लॉक को मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ और वो मुझे, अगर मैंने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखा है, समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे उसमें मिस ही होगा ना, क्योंकि पहले कभी देखा ही नहीं। कि आपने पहले मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि आप हांगकांग गए हैं तो मैं बोलूँगी नहीं गई हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए मिस है, मेरी मेमोरी में मिस है वो, ठीक है। सो इट्स इम्प्लाइज फर्स्ट टाइम रेफरेंस। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई उसका रेफरेंस मांगेगा वो मेरे पास नहीं है, तो क्या हुआ, ये हुआ कोल्ड एंड कंपल्सरी मिस। अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज द ब्लॉक साइज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है आपकी कैश मेमोरी और ये है आपकी मेन मेमोरी, ठीक है। अब कैशे का साइज क्या है, कैशे का साइज है, मान लीजिए ये जो कैश मेमोरी है ये क्या करती है, यहाँ से मेरे पास ये है 2 बाइट, ठीक है। 2 बाइट का कोई ब्लॉक है, ये भी 2 बाइट का एक ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये जितने भी ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक जो है वो क्या है, उसका साइज है 2 बाइट का, ठीक है। और मेमोरी से जब इसने डेटा ट्रांसफर करना है, इस ब्लॉक को कंप्लीटली फिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार में ये सिर्फ 2 बाइट डेटा ले जाता है। क्या कर रहा है ये, एक वन टाइम में ये अगर एक रेफरेंस दे दिया गया कि 001 एड्रेस से आपने कुछ डेटा लेकर आना है, कैशे को चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, 001 से जब डेटा को ले जा रहा है तो एक टाइम में 2 बाइट से ले जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इस तरह से अगर मुझे ये सारे 8 नंबर ऑफ डेटास को ले जाना पड़ेगा, तो मुझे कितने चाहिए, 8 क्लॉक साइकिल्स चाहिए। कितने चाहिए, 8 क्लॉक साइकिल्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि 2 बाइट की जगह मैंने इसका 4 बाइट जो है वो साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर मैंने 4 बाइट साइज इंक्रीज कर दिया तो एक टाइम में जो अब डेटा जाएगा वो कितना जाएगा, वो जाएगा 4 बाइट, क्योंकि ब्लॉक साइज जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया। अगर ये मैंने इंक्रीज करा है तो इस टाइम अभी जो 8 क्लॉक साइकिल्स लग रही थी उसको मैंने 4 क्लॉक साइकिल्स में रिड्यूस कर दिया,
ठीक है। इसको 4 क्लॉक साइकिल्स में जब मैंने रिड्यूस किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि इसका जो टाइम है वो हमने बचा लिया। ठीक है। तो कोल्ड है, कंपल्सरी मिस है कि फर्स्ट टाइम में मुझे डेटा नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे आप लोगों ने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोसेसेस को फ्रेम में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना। कोई प्रोसेस ब्लॉक्स हैं, प्रोसेस ब्लॉक्स में से जब हमें फर्स्ट टाइम कोई भी क्यू जो है वो लेकर आनी पड़ती है मेमोरी में, तो वहाँ हम चेक करते हैं कि फ्रेम साइज कितना है। मान लीजिए 4 फ्रेम साइज है। अगर कोई भी डेटा जो है वो फर्स्ट टाइम मेमोरी में आएगा तो वो तो फर्स्ट टाइम तो मिस ही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तो प्रेजेंट वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टू रिड्यूस कोल्ड मिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटी मिस। इफ इट इज नॉट कोल्ड मिस, अगर ये कोल्ड मिस नहीं है एंड मिस अकर्स बिकॉज कैशे इज फुल। मिस तो तभी होता है या तो कैशे फुल है। ठीक है। कैपेसिटी मिस मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोल्ड मिस नहीं है तो कैपेसिटी होगी, और कैपेसिटी कब होगी? जब कैशे का साइज होगा फुल। यानी कि मैंने कहा कि सिंपल से ये मेरे पास कैश मेमोरी है। ठीक है। ये मेरे पास कैश मेमोरी है। इसमें जो डेटा था 4 ब्लॉक्स का था। ये डेटा भी फिल है। मान लीजिए इसमें ए स्टोर है, इसमें बी स्टोर है, इसमें सी स्टोर है, इसमें डी स्टोर है। अगर ये फुल है, अगर यहाँ पर फिर से ई ने आना है, ई ने मेमोरी में आना है, नहीं आ सकता ना। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी तो है ही नहीं। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज द साइज ऑफ कैश मेमोरी। अब यहाँ पर हम कैश मेमोरी का साइज इंक्रीज करेंगे, यानी कि कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। मान लीजिए मुझे 10 kg जो है वो कुछ किसी कंटेनर में फिल करना था। ठीक है। लेकिन ये जो कंटेनर है वो 8 kg का ही है। ठीक है। 8 kg तो इसमें आ गया, लेकिन मुझे डालना कितना है? 10 kg। तो इसकी कैपेसिटी ही नहीं है, इस कंटेनर की कैपेसिटी नहीं है जो 10 kg प्रोडक्ट को इसके अंदर डाल सके। तो हम क्या करेंगे? कोई दूसरा कंटेनर लेंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 10 kg की होगी, जिसमें हमारे पास सारा जो डेटा है वो 10 kg इसके अंदर इजीली आ जाए। तो रिड्यूस द कैपेसिटी मिस के लिए हम क्या करेंगे? इंक्रीज द साइज ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे की मेमोरी का साइज इंक्रीज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट मिस। कन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है कि इफ इट इज नॉट कोल्ड मिस एंड कैपेसिटी, देन इट विल बी कन्फ्लिक्ट मिस। ओके। कोई ना कोई ऐसी एल्गोरिदम आ गया, कोई ना कोई ऐसा पार्ट आ गया जिसमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या होगा? वो कन्फ्लिक्ट मिस हो जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास कई तरह की हम ये यूज करते हैं। जैसे इसमें देखो मैंने कुछ एल्गोरिदम्स के नाम भी लिखे हैं। डायरेक्ट एसोसिएटिव, टू वे एसोसिएटिव और फुली एसोसिएटिव। ये आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ये ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू हम इस कन्फ्लिक्ट मिस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट मिस में होता क्या है कि सपोज मेरे पास ये कुछ साइज है। अब इस साइज का हर एक का नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। और अब मेरे पास कोई डेटा आना है इसके अंदर, इसके अंदर आना है। तो मान लीजिए मैंने 4 नंबर का डेटा जो है वो इसके अंदर आना है। ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 मॉड, ठीक है, और 4 क्या है? ये वो डेटा है जो इसके अंदर हमें फिल करना है। लेकिन हम साइज किससे लेंगे? क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए? 5। तो मॉड क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब हम किसी लेसर वैल्यू को मॉड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है। 0 आएगा। तो ये जो 4 है वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अब मुझे 5 डालना है। नेक्स्ट क्या है? 5 एलिमेंट मुझे डालना है। अगर मैं 5 मोड 5 करूंगी तो क्या होगा?
डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0 आएगा यानी कि 5 mod 5, आप सबको पता है मॉड हम रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं। 5 mod 5 करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिमाइंडर में वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी कि ये 0 पे ही 5 भी आएगा। तो यहाँ पर आपस में क्या हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया। अब फिर से मुझे कोई और वैल्यू डालनी है जो फिर से 0 पे आएगी, तो ये कंफ्लिक्ट मिस हो जाएगा। अब इस रिड्यूस करना है मुझे इस कंफ्लिक्ट मिस को, तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसोसिएटिविटी, ताकि एसोसिएटिविटी जो है वो आपस में इन नंबर्स की रहे, या जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनकी एसोसिएटिविटी बहुत अच्छे से रहे। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एसोसिएटिव, टू वे एसोसिएटिव एंड फुल्ली एसोसिएटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है कैशे हिट एंड कैशे मिस। ठीक है, ये कभी कभी आप लोगों को एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। कैशे हिट का क्या होता है, यानी कि हमने कोई चीज ढूंढी और हमें मिल गई, तो हिट रेशो क्या होती है, हिट रेशो बोलती है हिट अपॉन हिट प्लस मिस। ठीक है, जितनी हिट वैल्यू दे रखी होगी अपॉन हिट प्लस मिस वैल्यू। और अगर मुझे मिस मिस रेशो निकालनी है तो डेट विल बी योर मिस, नंबर ऑफ मिस कितने हैं अपॉन हिट प्लस नंबर ऑफ मिस, नंबर ऑफ हिट्स कितने हुए एंड नंबर ऑफ मिस कितने हुए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हिट रेशो होती है प्लस मिस रेशो होती है, उन दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैशे हिट एंड द कैशे मिस। ठीक है, मैक्सिमम की बात जब भी की जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा याद रखना यहाँ वैल्यू 1 होगी इक्वल टू में, और मिनिमम की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पर वैल्यू होगी 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम में है 0 एंड मैक्सिमम में क्या है 1। ठीक है, मिस में हमेशा मिस ऊपर है और हिट प्लस मिस हो जाएगा। अगर हिट रेशो पूछी जा रही है तो हिट ऊपर आएगा और हिट प्लस मिस रेशो के डिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हिट रेशो प्लस मिस रेशो, इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। सो कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।